क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज 6 में, इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन इज म्यू अपॉन आर पावर 5 शो दैट द वेलोसिटी एट द टू एप्साइडल डिस्टेंसेस satisfies the relations v1 square plus v2 square equals to 2h की पावर 4 अपॉन म्यू। यदि केंद्रीय त्वरण म्यू अपॉन आर की पावर 5 है तो दिखलाइए कि दो स्तंभिका दूरियों पर वेग क्रमशः को संतुष्ट करता है। इसमें इसका सूत्र बढ़ा था हमने, f इज इक्वल्स टू एच स्क्र यू स्क्र यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्र। हमें पता है कि एप्साइडल पर डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्र की वैल्यू भी 0 होगी। इस केस में म्यू इंटू यू की पावर 5 इक्वल होगा एच स्क्र इंटू यू क्यूब के, और सॉल्व करें तो म्यू इंटू यू स्क्र, ये यू क्यूब से यू की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, एच का स्क्वायर, या यू स्क्र इज इक्वल्स टू एच स्क्र अपॉन म्यू, और u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एच अपॉन अंडर रूट म्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि टू एप्साइडल हैं, दोनों एप्साइडल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसके कारण u की वैल्यू एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब हमें एक कंडीशन की थी v इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी की फॉर्म में। यहाँ p जो होता है वो r को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एप्साइडल है, एप्साइडल पर p जो होता है वो हमेशा r को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में v इज इक्वल्स टू एच इंटू एच अपॉन आर, एच अपॉन आर का मतलब h इंटू यू बन जाएगा। इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी, u की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पार्ट बन जाएगा हमारे पास h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट म्यू प्लस माइनस में। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हुए v1 कंसीडर करें तो h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट म्यू आएगा, और v2 की बात करेंगे तो माइनस का h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट म्यू शो होगा, जिसमें अगर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2h की पावर 4 अपॉन म्यू आएगा, जो हमें प्रूफ करना था। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं। इसमें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहीय गति के लिए केपलर नियम। 3 नियम थे केपलर ने जो दिए थे, जिसके अनुसार कोई भी ग्रह जो है वो गति करता है, जिस नियम के अनुसार ग्रह जो है वो गति करता है, जिसमें ये कहा गया पहला नियम तो कि प्रत्येक उपग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में एलिप्टिकल पाथ के अंदर सन के अराउंड एवरी सैटेलाइट जो है वो मूव करता है। इस प्लेनेट के अंदर जो सन है वो ऑलवेज ऑन द फोकस ऑफ द एलिप्स रहता है, यानी किसी भी एक फोकस पर। इसमें 2 फोकस होते हैं मेनली हमारे पास। कोई भी अगर कॉनिक सेक्शन पार्ट लेके चलते हैं तो उसमें 4 फोकस होते हैं, जिनमें से एलिप्स के अंदर जो हमारे पास 2 रियल होते हैं और 2 इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। इन 2 रियल में से किसी एक फोकस पर, ये भी एक फोकस है, इन दोनों में से किसी एक फोकस पर सन रहता है। उस सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही एलिप्स के अंदर इनको एस से रिप्रेजेंट किया गया था फोकस को, ठीक है। फोकस को जो रिप्रेजेंटेशन किया गया वो सन के अकॉर्डिंग ही एस से रिप्रेजेंट किया गया था। तो सन जो है वो एक फोकस पर रहता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ के अंदर लगातार मूव करता रहता है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सेकंड, सपोज करो यहां पर पार्टिकल है, प्लैनेट है, इस प्लैनेट की ये डिस्टेंस और यहां पहुंचने के बाद सपोज करो 1 सेकंड के बाद में यहां पे पहुंच जाता है। आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड सपोज करते हैं यहां पर पहुंच गया प्लैनेट, तो जो एरिया कवर होगा 1 सेकंड के अंदर वो ऑलवेज इक्वल होगा। एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू फोकस और सन इज ऑलवेज इक्वल। यानी एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर बात करें, एक डेफिनेट टाइम पीरियड की बात करें, तो डेफिनेट टाइम पीरियड में अगर हम इसको रेडियल वेक्टर मान के चलें तो इस रेडियल वेक्टर के द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या एरिया होगा, वो ऑलवेज इक्वल होता है। ये हमारा सेकंड लॉ, केपलर्स
और थर्ड जो पार्ट था हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो आवर्त काल है, टाइम पीरियड है, वो ऑलवेज इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई, अर्ध दीर्घ अक्ष कह सकते हैं हम। अर्ध दीर्घ अक्ष का मतलब ये लेंथ, इसको हम ए से सपोज करके चलते होते हैं, तो टी का क्यूब, टी का स्क्वायर जो था वो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, यानी दीर्घ अक्ष की अर्ध लंबाई के क्यूब के हमारे पास समानुपाती होता है। ये तीनों नियम जो थे हमने प्रूफ कर चुके हैं। एक नियम हमने ये प्रूफ किया था, आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल्स टू एच, और आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या है, एरिया कवर्ड बाय दिस पार्टिकल या कोई भी प्लेनेट है, वो कांस्टेंट है। आर स्क्वायर थीटा डॉट से रिप्रेजेंट किया था, एच से सपोज किया था, एच एक कांस्टेंट वैल्यू थी। इसका प्रूफ किया था t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू ए की पावर 3/2 प्रूफ किया था इसका दीर्घवृत्त के अंदर। स्क्वेयरिंग कर दें तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर अपॉन म्यू इंटू ए की क्यूब, दैट मीन्स टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के। और जो फर्स्ट लॉ था वो हमारे पास नियम को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे पास सिंपल है कि प्रत्येक ग्रह जो है वो हमेशा एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है, जिसके अंदर सन जो है वो हमेशा एक फोकस पर या नाभि पर उपस्थित होता है। वो एक डेफिनेट रूल था जिसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे थे, और ये दोनों इसके अंदर केंद्रीय बल के अंदर हमने बात कर ली थी कि आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर एच जो कांस्टेंट है, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, उससे सॉल्व करें तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी केपलर्स के ही लॉ हमने दीर्घवृत्ताकार पथ के अंदर पार्ट किया था। एलिप्स की इक्वेशन जिनका हम मोस्टली यूज करेंगे, एक तो ये इक्वेशन थी बी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन आर -1, पैडल इक्वेशन है ये। कार्टेशियन इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी लेके चलेंगे हम। इनमें रिलेशन था, एक तो ये रिलेशन था कि बी स्क्वेयर जो होता है वो ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर के इक्वल होता है, ऑलवेज बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू ए बी एंड ई में रिलेशन था। इसके जो फोकस हैं नाभि के निर्देशांक प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 से शो किया जाता है। इसका सेंटर जो होता है वो 0,0 और ई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ई को कैलकुलेट किया जा सकता है। शीर्ष वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस, यानी दीर्घ अक्ष के जो शीर्ष होते हैं वो प्लस माइनस a,0 लिया जाता है। वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस ये हमेशा 0, प्लस माइनस b लिया जाता है। इसमें एक कोई भी पॉइंट है P, इस P की इस S से डिस्टेंस और S डैश से डिस्टेंस, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, याद है किसी को? SP और S डैश P का सम किसके इक्वल होगा? 2a के। यानी फोकस से जो P पॉइंट है, कोई भी P पॉइंट है, दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम, यानी इसका और इसका जो सम होगा वो हमेशा इक्वल आएगा 2a, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। और S और S डैश के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? S और S डैश के बीच में डिस्टेंस 2ae, एक ae है तो दूसरा भी ae होगा, दोनों का डिस्टेंस का सम करेंगे 2ae आ जाएगा। एक वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला किया था हमने दीर्घ अक्ष के अंदर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू
म्यू इंटू 2/r-1/a। ये फॉर्मूले हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। पिछली जो हमने एक्सरसाइज की है उस एक्सरसाइज से पहले जो टॉपिक्स थे उसमें हमने सॉल्व किया था वेलोसिटी इन एलिप्टिकल पाथ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 2/r-1/a। एक इसमें फोर्स का रूल और किया था। क्या था वो फोर्स का रूल, याद हो तो? फोर्स क्या होता है हमेशा? बल नियम क्या था? अगर कोई भी कण दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसके बल का नियम किसके समानुपाती था? 1/r³। अगर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है तो ये जो हमारे पास पथ की समीकरण थी वो हमारे पास था 1/r² के। f जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/r² के, यानी अगर r 1/r² है तो वो हमेशा एलिप्टिकल पाथ बनाएगा, और अगर एलिप्टिकल पाथ है तो 1/r²। बल नियम जो है वो केंद्रीय बल का नियम जो था वो 1/r² के इक्वलेंट था। ये हमने नियम पहले कर चुके हैं जिनका यूज करते हुए हमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटीज ऑफ ए सर्टेन प्लेनेट इज इट्स ऑर्बिट in its orbit around the sun are 30 and 29.42 km per second. Find the eccentricity of the orbit. किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर अपनी सकेंद्र कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम त्वरण वेग, अधिकतम और न्यूनतम वेग दिया हुआ है, क्रम से 30 और 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो सकेंद्र कक्षा की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी है। V दे रखा है, अधिकतम वेग तो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड और V2 दिया हुआ है 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमने जो फॉर्मूला किया था H इज इक्वल्स टू क्या कंडीशन थी? V इंटू P के फॉर्म में किया था। दीर्घवृत्त के अंदर जो अधिकतम और न्यूनतम हमारे पास वेग दिया हुआ है, न्यूनतम वेग और अधिकतम वेग होगा कब? ये दीर्घवृत्त है, यहां पर सन मान के चलते हैं। हमने कहा था कि त्वरण जो होता है, वेग जो था, इसका सूत्र क्या था वेग का? v इज इक्वल्स टू, अभी किया था हमने, मैंने लिखवाया था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 2/r-1/a के फॉर्म में था। ये तो कांस्टेंट है, एक दीर्घवृत्त है, तो r की वैल्यू अगर कम होगी तो वेग ज्यादा होगा, और r की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वेग, इस s से ये जो डिस्टेंस होगी वो सबसे कम होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ये डिस्टेंस जो आएगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी? क्योंकि ये तो O है, ये इसका शीर्ष a,0 है, ये इसकी नाभि है जो 1 इंटू ई है, तो S से A तक की दूरी किसके बराबर आएगी? a माइनस AE, क्योंकि इसको केंद्र मान के चल रहे हैं। ये x और y को परिभाषित करें तो ये y होने के कारण 0 से लेकर a तक की ये a दूरी हुई, ये AE दूरी हुई, तो ये जो दूरी बची वो a माइनस AE होगी। कुछ इसी प्रकार से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? इस S से, यानी S a डैश निकालें तो a प्लस AE के इक्वल होगा। ये P और ये भी P को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इन बिंदुओं पर एप्साइडल बनेगा। एप्साइडल बनेगा तो इससे जो डिस्टेंस है उसी को ही हम P इज इक्वल्स टू R होता है। अगर P इज इक्वल्स टू R होता है तो न्यूनतम वेग के लिए P का मान, न्यूनतम वेग के लिए, न्यूनतम वेग कब होगा? जब दूरी अधिकतम होगी। तो इसके लिए P का मान तो a प्लस ए ही रहेगा,
और अधिकतम वेग के लिए p का मान a माइनस ए के बराबर होगा। ये मान अगर यहां रख दें तो h बराबर v अधिकतम के लिए ज्ञात कर रहे हैं इंटू p a माइनस ए ही रहेगा। दूसरे के लिए h बराबर 29.2 गुना a प्लस ए ही रहेगा, क्योंकि यहां पर वेग न्यूनतम है, दूरी अधिकतम है तभी वेग न्यूनतम होगा। दोनों के लिए h बराबर होगा, दोनों को बराबर रखते हुए हल कर दीजिए। एक तो आ जाएगा 30 a कॉमन 1 माइनस ई बराबर 29.2 a कॉमन 1 प्लस ई, a से a कट गया, 30 माइनस 30 ई बराबर 29.2 प्लस 29.2 ई। सॉल्व करें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.8 इज इक्वल्स टू ऐड हो जाएगा 59.2 ई की वैल्यू निकालनी है 0.8 अपॉन 59.2 आ जाएगा। अगर 59.2 और इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा भाई? डेसिमल कैंसिल, 8 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 8 7 द 56, 8 4 द 32, यानी ई जो है वो 1/72 है। उत्केंद्रता 1/72 के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 2, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ's orbit around the sun is 1/60. Show that the earth's distance from the sun exceeds the length of semi-major axis of the orbit during about 2 days, more than half the year. इसमें हमें ये दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता 1/60 है। सिद्ध कीजिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई से अर्धवर्ष में लगभग 2 दिन ज्यादा होती है। एक एलिप्टिकल पाथ दिया है, यहां हमारे पास एस सन है। हम मान के चलते हैं कि जो एस और एच दो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हम लेके चल रहे हैं, एस और एच मान के चलते हैं कि 2 नाभियां हैं जिनमें से एक पर सूर्य है। ये ए बिंदु है और ये ए डैश बिंदु है, इसको लघु अक्ष बी और बी डैश मान के चलते हैं। अगर यहां पर कोई भी कण उपस्थित है, यानी पृथ्वी उपस्थित है, तो इस पृथ्वी की इस एस से दूरी और एच से दूरी का योग किसके बराबर होगा? 2a के। अगर ए कण के लिए इसमें दीर्घ अक्ष की लंबाई को मान के चलें तो, लेकिन b लघु अक्ष के शीर्ष है, लघु अक्ष का शीर्ष है, तो लघु अक्ष के शीर्ष से तो s और h दोनों की दूरियां बराबर होती हैं। अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो इसका मतलब bs और bh आपस में बराबर होगा। उस स्थिति में bs का जो मान आएगा वो a के इक्वल हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा किसके? bh के। अर्थात ये दूरी भी उसने a तय की है और यहां से ये जो दूरी करेगा वो भी हमारे पास a दूरी तय करेगा। अब उसने ये कहा है कि इसकी उत्केंद्रता 1/60 है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, कोई भी पृथ्वी यहां पे मान के चलते हैं कि गति करती हुई इस पथ पर लगातार गति कर रही है, इसके लिए जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी एस से, वो हमें प्रूफ करना है कि उसका जो समय रहेगा वो कितना? 2 दिन और अर्धवर्ष से लगभग, अर्धवर्ष प्लस 2 दिन से लग के आसपास आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने एक पार्ट किया था कि क्षेत्रफल जो कवर किया जाता है वो हमेशा बराबर होता है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समान रहती है। इसका मतलब अगर हम ये निकाल के चलें कि एस बी डैश ए डैश पी बी एस, इसका क्षेत्रफल किसी निश्चित समय में
यहां से लेकर ये जो क्षेत्रफल पूरा बना हमारे पास, इस क्षेत्रफल में लिया गया समय जो होगा, इकाई समय में जितने भी समय में इसमें परिवर्तन हुआ है, वो बराबर आएगा किसके? क्षेत्रफल दीर्घवृत्त बटे एक वर्ष। एक वर्ष में जितना समय उसने तय किया, उस एक वर्ष में क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, हम एक वर्ष में मान के चलते हैं कि पृथ्वी जो है वो एक चक्कर पूरा कर देती है। अगर एक वर्ष में पूरा करती है तो इस एक वर्ष में कवर किया गया क्षेत्रफल का जो हमारे पास भाग आएगा, इसको उस तरह से ले सकते हैं कि हम इस भाग को कवर करने में कितना समय लिया, वो समय ज्ञात करते हुए ये अनुपात और ये अनुपात बराबर आएगा। केपलर का दूसरा नियम हम उपयोग में ले रहे हैं। इकाई समय में यानी यूनिट डिस्टेंस पर, यूनिट टाइम पीरियड में जो कवर्ड हमारे पास एरिया होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। इस कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं। तो यूनिट टाइम में अगर कवर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइम में, मान लो टोटल समय लिया इसने, टी टाइम लिया, टी टाइम में इतना एरिया कवर करने में जो टाइम लगा उसका रेशियो क्षेत्रफल बटे एक वर्ष के बराबर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक तो अर्ध दीर्घवृत्त है, ये जो पार्ट था हम ये निकाल रहे हैं पूरा का पूरा। एक तो हाफ एलिप्स तो ये बन गया, उसके साथ में ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस ट्राइंगल बी एस बी डैश, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एस बी डैश अपॉन इसको कैपिटल टी मान लें। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी होता है और एक वर्ष में लिया गया जो भी हमारे पास समय होगा उसके बराबर आएगा। हाफ एरिया जो होता है वो 1/2 पाई ए बी के इक्वल होगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? यहां हाफ इंटू बेस, ये बेस होगा टोटल इस ट्राइंगल का, और ये क्या होगा? हाइट। बेस तो आ गया 2b और हाइट आ गई इसकी a इंटू ई, अपॉन में कैपिटल डी है उसको उधर ले जाएं तो t इंटू पाई ए बी अपॉन 1 ईयर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 से ये 2 कैंसिल, ए बी कॉमन आ रहा है, क्या बचा हमारे पास रिमेनिंग? हाफ पाई प्लस ई की वैल्यू कितनी है? 1/60 इक्वल्स टू टी इंटू पाई ए बी अपॉन 1 ईयर। ए बी से ए बी कैंसिल, टी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ईयर इंटू हाफ पाई प्लस 1/60 इंटू में 1/पाई बच जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना है हमें। 1 ईयर में हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 ईयर इंटू 1/पाई को, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ईयर बच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/60 इंटू पाई ईयर रह जाएगा। 1 ईयर में 1 ईयर है, एक ईयर में कितने डेज होते हैं? पाई की वैल्यू पाई अपॉन में आएगा, इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे साथ में। 1 ईयर इक्वल्स टू कितना होगा? 365, 1/4 भी होता है इसके साथ, 360 एंड 1/4 होता है प्लस का, होल अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/365 ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली काउंट कर लीजिए इसको, कोई जरूरी थोड़ी है हमें कि ये पूरा पूरा ही कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन इतनी लेंथी होगी कि सॉल्व करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे
तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 के नियर अबाउट आएगा, अर्थात जो एरिया कवर किया गया उसका जो टाइमिंग होगा वो हाफ ईयर प्लस 2 डेज के अप्रोक्स होगा।